हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन के साथ मैं हूं पीके आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आपने देखा होगा हमारा जो थंबनेल है वो है जनगणना। क्या हेडिंग है अपना? जनगणना। सर, जनगणना में दो शब्द है। अगर आप देखें तो एक शब्द है जन और दूसरा शब्द है गणना। जन का जो मतलब होता वो होता है लोग। क्या होता है? लोग। और जो गणना होता, गणना का मतलब होता है गिनना, यानी लोगों को जो गिनने की प्रक्रिया होगी वही कहलाता है जनगणना। आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप हेडिंग में यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हेडिंग है वो बना हुआ है 2011। देखिए कितना बना हुआ है? 2011। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर जनगणना के बाद 2011 ही क्यों लगा हुआ है? तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बार जो जनगणना की शुरुआत हुई वो हुई 1872 में। कब हुआ? 1872 में। अगर सवाल कभी पूछे कि किसके समय में हुआ तो उसका नाम है लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर कभी सवाल पूछे कि नियमित जनगणना या 10 किए जनगणना, 10 वर्षों के बाद जो लगातार जनगणना की शुरुआत हुई प्रत्येक 10 वर्षों में, वो हुआ रिपन के समय में। तो आपको मैं बता दूं कि लास्ट जो जनगणना हुआ वो हुआ 2011 में। कब हुआ? 2011 में। सर 2011 के बाद जो जनगणना होना था वो 10 वर्षों पर होना था। अगर 10 वर्ष हम ऐड करेंगे तो हो जाता 2021। कितना हो जाता? 2021। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2020 में जनगणना होता उसी समय, उससे एक वर्ष पहले एक वर्ष है जो है 2020। और 2020 में एक बीमारी आया, उस बीमारी का नाम है कोविड-19, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कोरोना के नाम से। तो कोरोना का जब समय आया, एक बड़ा पेंडेमिक आया, एक महामारी आया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बीमारी और महामारी में डिफरेंट है। अगर वो एक छोटे से जगह के लिए, एक समुदाय, एक घरों में अगर कोई बीमारी है कोई, तो बीमारी कहलाएगा। लेकिन जब बीमारी कोई एक देश से दूसरे देश पर, मतलब देश लेवल पर अगर आ जाए, वो अगर विश्व लेवल पर आ जाए तब उसको हम लोग पेंडेमिक बोलेंगे, महामारी बोलेंगे। ये दोनों में डिफरेंट था, बीमारी और महामारी में। तो कोविड-19 के कारण जनगणना को रोक दिए गए और आखिरी बार जो जनगणना हुआ 2011 में। इसलिए हम लोग को जो सवाल पूछे जाएंगे वो किसके अनुसार पूछा जाएगा? तो जनगणना 2011 के अनुसार। आइए हम जरा देखते हैं। कहता है, पहला जो अपना हेडिंग बना हुआ है वो बना हुआ है अधिकतम जनसंख्या। क्या बना हुआ है? अधिकतम जनसंख्या। सर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ का है? तो पहला आप लोग को जो समझना है वो शीर्ष 3 राज्य समझना है। जो टॉप पे 3 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ का जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो एक अपना उत्तर प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है और एक बिहार है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता, 2 नंबर पे महाराष्ट्र आता और 3 नंबर पे बिहार आता। मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है आगरा। क्या नाम है? आगरा। मैं बता दूं हमारे प्यारे साथियों कि आगरा को हम मोहब्बतों का शहर भी के नाम से जानते हैं। किस शहर के नाम से जानते हैं? मोहब्बतों का शहर। कभी अगर सवाल पूछे कि मोहब्बतों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो शहर जाना जाता है आगरा। सर मोहब्बतों का शहर वही आगरा है जहां पे ताजमहल का निर्माण किया गया। मैं आपको बता दूं कि अभी 2025 में कुंभ मेला का आयोजन हुआ। कौन सा मेला? कुंभ मेला। कभी आपको सवाल में पूछ दे कि 2025 का कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तो 2025 का कुंभ मेला का जो आयोजन हुआ वो हुआ प्रयागराज में। कहाँ हुआ? प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है सर? तो उत्तर प्रदेश में। कुंभ मेला जो आयोजित किए जाते हैं वो 12 वर्षों पे, कितने वर्षों पे किए जाते हैं? 12 वर्षों पे किए जाते हैं कुंभ मेला का आयोजन। सर ये कुंभ मेला कितने जगह पे लगते हैं? तो 4 जगह पे लगते हैं। एक जो जगह है वो है प्रयागराज। कौन सा जगह है? प्रयागराज। दूसरा जो है वो है नासिक। क्या है जगह? नासिक। आगे जो तीसरा है वो है उज्जैन। और एक जो जगह है
उस जगह का नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं, अगर कभी सवाल पूछे कि उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो उज्जैन जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है क्षिप्रा। कौन सा नदी पे? क्षिप्रा। देखिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, उस नदी का क्या नाम है? तो क्षिप्रा नदी है। कभी सवाल पूछे कि उज्जैन शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा। आइए हम आगे की ओर बात करते हैं। अपना आगे जो अपना हेडिंग है वो बना हुआ है न्यूनतम जनसंख्या। क्या बना हुआ है? न्यूनतम जनसंख्या। मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम जनसंख्या में टॉप 3 राज्य को रखे गए हैं। वो है अपना एक सिक्किम, दूसरा जो जगह है मिजोरम, और एक जगह जो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जगह है? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आगे अगर देखें तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते कि सर वैसा केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और वैसा केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ का जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है दिल्ली का। कहाँ का है? दिल्ली का। और अगर सबसे कम पूछे तो कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का है। अच्छा, ऐसा में के बाद आगे आपका टॉपिक में हो सकता सवाल कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य का है। तो मैं आपको बताऊं, अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो है वो टॉप 1 में आता, जो आता अपना बिहार। इस जनसंख्या घनत्व होता क्या है? कितना जगह में कितना व्यक्ति निवास करता, उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते। जैसे देखिए ये अपना एक जगह है, मान लिए इतना जगह में 50 लोग निवास करते। कितने लोग? 50 लोग। और सर इतना ही जगह है और इतना ही सा जगह में अगर यहाँ पे 500 लोग निवास करता। कितने लोग? 500 लोग। तो हमको पता चलता सर कि ए जो जगह है वहाँ पे 50 लोग और बी जो जगह है वहाँ पे 500 लोग। इसका मतलब ये है कि कम जगह में ज़्यादा आदमी है। इसका मतलब है कि बी जगह का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार अपना शीर्ष 3 राज्य हैं जो है, एक है बिहार जहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब अगर 1 वर्ग किलोमीटर जाएंगे तो 1106 व्यक्ति आपको मिलेगा। सर 2 नंबर पे है पश्चिम बंगाल जहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1028, और तीसरे नंबर पे है केरल जहाँ का जनसंख्या घनत्व है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो 860 लोग मिलेगा। ये कहाँ का जनसंख्या घनत्व है? तो केरल का। देखिए अब ज़्यादा जैसे पूछेगा उसी तरह सवाल पूछेंगे सबसे कम वाला कि सबसे कम कहाँ का है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में शीर्ष 3 राज्य आते, वो एक आता अरुणाचल प्रदेश जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचिए 1 किलोमीटर अगर जाएंगे तो मात्र 17 व्यक्ति आपको मिलेगा। आगे है मिजोरम जो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर अगर जाएंगे तो 52 व्यक्ति मिलेगा। और सिक्किम में है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं आपको बताऊं हमारे प्यारे साथियों कि अभी जो SSC-GD का एग्जाम चल रहा है उसमें लगातार इस जनसंख्या से, जनगणना से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप थोड़ा इसे अच्छे ढंग से देख लेंगे ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। आगे जो है वो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व। सर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो है दिल्ली। और अगर सवाल पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान एवं निकोबार। कौन है? तो अंडमान एवं निकोबार जहां का जो बताया गया जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, 1 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर, तब वहां पे मात्र 46 व्यक्ति आपको मिलेगा। आइए सबसे रोचक जो क्वेश्चन पूछे जाते वो पूछ जाते हैं लिंगानुपात से। किससे पूछा जाता? लिंगानुपात। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर लिंगानुपात है क्या? तो लिंगानुपात ये बताता है कि कोई जगह पे पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या क्या है। क्या बताता है लिंगानुपात? कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या क्या है, यही बताता है लिंगानुपात। यानी कि मान लिए अपना कोई शहर हो, मान लिए अपना बिहार हो, और बिहार में अगर कोई जगह हो जहाँ पे पुरुष कितने हैं और वहाँ पे महिला कितने हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब लिंग का अनुपात, और कभी भी अनुपात बोले इसका मतलब बट्टा में होता है। मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, यही कहलाता है लिंगानुपात। आइए हम लोग समझते
कि शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं सर जहां पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो केरल का है 1084। इसका ई कहने का मतलब है हमारे प्यारे साथियों कि अगर पुरुषों की संख्या 1000 है तो वहां महिलाओं की संख्या जो है वो 1084 है। एक कहने का मतलब है। सर तमिलनाडु की बात करें तो 996 और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 993। ये अपना लिंगानुपात है। सर जिस तरह से अधिकतम लिंगानुपात है उसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात कितना होता। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। मैं आपको बताऊं कि सबसे जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो सबसे टॉप जगह पे आता जो है हरियाणा। कौन सा जगह है? हरियाणा, जहां का लिंगानुपात है 879, 879। आपको मैं बता दूं कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या थी, फीमेल की जो संख्या थी वो 879 थी। मतलब बेटियों की संख्या बहुत कम थी। इसीलिए आपको पता होगा, आप जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो आपको करंट अफेयर में आपको एक बात जानकारी होगा कि सर हरियाणा पहला ऐसा स्थान है जहां से एक योजना चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। वहां पे जो ये योजना इसलिए चलाए गए ताकि बेटियों की जो संख्या है इस योजना के बाद उनकी संख्या में थोड़ा सा वृद्धि हो, इसलिए पहला बार योजना चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर जो दूसरे नंबर पे आते वो है जम्मू कश्मीर, जहां का है 889 और जो सिक्किम है वहां का है 890। अच्छा, ऐसा प्रश्न के साथ ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है हमारे पास में कि सर अधिकतम लिंगानुपात वाला जो राज्य कौन है? तो वो तो अलग सवाल है, लेकिन सवाल पूछता कि अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुदुचेरी, जिसको हम लोग पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। ये है 1037 और जो न्यूनतम है वो है दमन एवं दीव। कौन सा जगह है? तो दमन एवं दीव, जहां का है 618। आइए, जब लिंगानुपात इंपॉर्टेंट सवाल है उसी तरह से आज का बेहतरीन सेशन में हम ये भी चर्चा करेंगे कि सर कौन सा ऐसा राज्य है जहां का साक्षरता दर कितना है। सर साक्षरता दर का मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत कहाँ है। कहीं पे कोई लोग कम पढ़े लिखे होते, कहीं पे परसेंटेज ज्यादा होता है। ये अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग स्थानों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो अपना हेडिंग है वो है अधिकतम साक्षरता दर। तो सबसे जो टॉप पर है वो है केरल। केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो कितना प्रतिशत है? तो 94। मैं आपको बता दूं हमारे प्यारे साथियों कि 100% में जो 94% है वो लोग पढ़े लिखे वहां पे है केरल में। केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं। और दूसरे नंबर पे बात करें तो है मिजोरम, जो है 91.3%। और तीसरे नंबर पे है वो है गोवा, 88.7%। चलिए, हम अगर जिस तरह से बात किए अधिकतम का, हमें भी चर्चा करना चाहेंगे कि सर न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? तो न्यूनतम में सबसे है वो है अपना बिहार। आपको पता होगा हमारे बिहार का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, यानी बिहार में पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे कम है। और जो दूसरे नंबर पे है वो है अरुणाचल प्रदेश और जो तीसरे नंबर पे है राजस्थान। यानी अगर हम लिस्ट बनाए पूरे राज्यों का तब बिहार सबसे नीचे स्थान पे आएगा, उससे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उससे ऊपर राजस्थान और सबसे ऊपर आएगा केरल। कौन सा आएगा? तो केरल। बिल्कुल, आप कमेंट में आंसर देते रहे कि सबसे जो टॉप पर आएगा वो आएगा केरल। सर जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं राज्यों के बारे में, उसी तरह से प्रश्न अपना हो सकता है कि जो है अधिकतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप, 91.8%। और सबसे न्यूनतम जो साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर एवं नगर हवेली, जहां पे 76.2% है। सर अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे अधिकतम दशकीय वृद्धि। दशकीय एक शब्द है, मैं जरा गौर करूं इस बात पे। दो वर्ड है, एक जो वर्ड है वो वर्ड है दशक और एक जो वर्ड है वो है शतक। मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक वो है दशक और एक है शतक। सर शतक का मतलब होता है 100, शतक का मतलब कितना होता? 100। और अगर दशक की बात करें तो दशक का मतलब होता 10। और दशक से एक वर्ड बना जो है दशकीय और शतक से एक वर्ड बना जिसका नाम है शतकीय। आपने सुना होगा शतक को अंग्रेजी में हम सेंचुरी बोलते हैं। अच्छा, विराट कोहली ने सेंचुरी लगाया। सर
रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाया। सेंचुरी को हिंदिया में शतक बोलते और शतक का मतलब 100, यानी विराट कोहली ने शतक लगाया। इसका यह मतलब है कि विराट कोहली ने इस मैच में पूरे 100 रन बनाया। आइए हम समझते कि शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है जहां का दशकीय वृद्धि दर ज्यादा है। 10 वर्षों में आंकड़ा निकाला गया तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई, तो सबसे पहले नंबर पे है वो है मेघालय, 2 नंबर पे है वो है अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पे है बिहार। इसका मतलब है बिहार में भी दशकीय वृद्धि बहुत तेजी गति से हुई। सर अगर जिस तरह से अधिकतम समझे तो हम चर्चा करेंगे न्यूनतम का भी, तो कि सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ, तो सबसे कम हुआ नागालैंड। सबसे कम कहाँ पे? नागालैंड। फिर हुआ केरल में और फिर कहाँ पे? तो गोवा में। आइए हम आगे बात करते। सर जिस तरह से हम राज्यों की बात करें उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता कि दशकीय वृद्धि कहाँ का प्रतिशत सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में, तो है दादर एवं नगर हवेली। कहाँ का है? दादर एवं नगर हवेली। आइए हम इसी तरह से आगे अपने सेशन को बढ़ाएं। हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए हम आगे चर्चा करते। आगे अगर हम जिस तरह से देखें कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि प्रतिशत जो था वो कहाँ का था, तो न्यूनतम जो बात करें तो है लक्षद्वीप का। कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का है 6.3%। कितना है? 6.3%। अब है अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या। सर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो 1 नंबर पे है उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे है बिहार और 3 नंबर पे है पश्चिम बंगाल। सर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना वगैरह के उत्पादन में भी ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सर जो फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे है बिहार और 3 नंबर पे है पश्चिम बंगाल। आप अभी कमेंट में आंसर देंगे कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। आप जरूर हमारे कमेंट में अपने आंसर को देंगे। सर अगर हम बात करें कि अधिकतम जनसंख्या प्रतिशत किसका है, तो अधिकतम जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो सबसे टॉप पर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है असम। आप देख रहे होंगे कि बिहार भी कम नहीं है, बिहार भी अपना हर लिस्ट में शामिल है, चाहे वो अधिकतम की बात करे चाहे तो न्यूनतम की बात करे। और आपको पता भी होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी। सर यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत का, तो न्यूनतम में जो आता है वो आता है गोवा सबसे कम में, और उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है तमिलनाडु। और अगर अधिकतम शहरी जनसंख्या की बात करें, जिस तरह से ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत देखे उसी तरह से हम अभी जो देखेंगे वो देखेंगे शहरी जनसंख्या प्रतिशत की टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो टॉप 1 में है वो है गोवा, 2 में है मिजोरम और 3 में है तमिलनाडु। अब जो हम चर्चा करेंगे हमारे बार कई बार रेलवे में भी, एसएससी जीडी में भी और बिहार एसएससी में भी पूछे गए सवाल रहे हैं कि सर अधिकतम क्षेत्रफल क्या है। आपने सुना होगा कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान, 2 नंबर पे है मध्य प्रदेश और 3 नंबर पे है महाराष्ट्र। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो है माउंट आबू पर्वत है। सर मध्य प्रदेश में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं कि सर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है सांची का बौद्ध स्तूप। सर ये बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा जो है सांची का बौद्ध स्तूप है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मैं आपको एक बात बताऊं हमारे प्यारे साथियों कि मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से जानते और मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते। अगर कभी सवाल पूछ देता कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते, तो मध्य प्रदेश को, और एक कमेंट में आंसर जरूर देंगे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते। जी हाँ बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने अपने आंसर दिया बहुत अच्छा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते, वो कैलाश सांखला को जानते। किसे जानते? कैलाश सांखला को। सर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, एक आप ट्रिक याद रख सकते। एक नए किसी व्यक्ति का शादी विवाह हुआ, उसकी पत्नी घर में आई तो बहुत परेशान करने लगी, हर चीज के डिमांड करने लगी, तो उनके पति उब गए और उसके बाद पता क्या मजाक में बोले आजा ए बीबी औरंगाबाद। वो क्या बोले अपने बीवी को? बोले आजा ए बीबी औरंगाबाद।
सर इसका ये मतलब हुआ, आजा से बोले तो अजंता की गुफाएं। क्या बोले? अजंता की गुफाएं। ए का मतलब एलोरा की गुफाएं और बीबी का मतलब बीबी का मकबरा। तो अपने मजाकिया अंदाज में क्या बोलता है पति अपनी नए नवेली पत्नी को कि आ जाए बीबी औरंगाबाद, तुम बहुत परेशान कर रही हो, तुम यहीं आ जाओ, तुम्हें सारा चीज़ यहीं हम लेकर के देंगे। सर ये औरंगाबाद जो है वो कन्फ्यूजन कर देगा। एक औरंगाबाद है हमारे प्यारे साथियों जो अपना बिहार में है और एक औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और बीबी का मकबरा, ये वो महाराष्ट्र औरंगाबाद है जो महाराष्ट्र में है। आइए हम आगे बात करते, हम अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। उसमें अपना जो हेडिंग बना हुआ है वो बना हुआ है विश्व एवं भारत की जनगणना से संबंधित प्रमुख तथ्य जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते। लिखा हुआ है मुगल काल में एक पुस्तक रचित हुआ, किसके द्वारा सर? था अबुल फजल। आपने नाम सुना होगा अबुल फजल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है आइन ए अकबरी। उसमें जनगणना का उल्लेख किया गया है। अगर कभी सवाल पूछता कि विश्व में आधुनिक पद्धति से, किसके द्वारा? आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता? तो ये जो श्रेय जाता वो जाता है स्वीडन देश का। किससे जाता है? स्वीडन देश का। कब? तो वर्ष लिखा गया है 1749। कब है? 1749। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसी तरह आप हमारे सेशन के साथ बने रहे और लाइक कमेंट जरूर करें। कहता कि सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? दशकीय मैंने अभी बता के गया कि एक है दशक और एक वर्ड है शतक। दशक का मतलब 10 होता और शतक का मतलब 100 होता। सर दशक से वर्ड बना दशकीय और शतक से बना शतकीय। तो सर जो दशकीय जनगणना है 10 वर्षों पे, वो जो श्रेय जाता वो अमेरिका का जाता, जिन्होंने सबसे पहली बार शुरुआत कराया 1790 में। आप हमें कमेंट में जरूर आंसर देंगे कि वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। सर अगला बात करें, कहता कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहली बार 1872 में होती है। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ जाते हैं, आप कमेंट में जरूर आंसर देंगे कि कौन सा ऐसा वायसराय है जिसका हत्या अपने भारत में कर दिया गया। सर आगे अगर बात करें तो आगे अपना है वो है भारत में नियमित जनगणना। जी थोड़ा सा सेहत ठीक ठाक नहीं है, तबीयत खराब होने की वजह से लगातार आपके वीडियो अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। क्लास कई दिनों से नहीं चल रहे थे, मेरी तबीयत ठीक ठाक नहीं थी, जिसके कारण फिर मैंने आपको एनर्जी बनाने के लिए मैंने बहुत हिम्मत करके आज मैं आपके सेशन की शुरुआत किया हूँ। भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ कब किया गया? तो नियमित जो जनगणना जो शुरुआत हुई 1881 में। किसके शासनकाल में? तो रिपन के समय में। उस समय आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाडेन। कौन से? WC प्लाडेन। कहता है कि जनगणना के बारे में जो चर्चा है वो भारतीय संविधान में कहाँ है सर? तो 7वीं अनुसूची में। आपको मैं बताऊं हमारे प्यारे साथियों कि अभी जो वर्तमान में अनुसूची है उसकी संख्या कितनी है? तो 12 है। और पहले मूल संविधान में कितना था? 8 था। जी हाँ, एक कंफ्यूजन है, एक विद्यार्थी का एक कंफ्यूजन है कि सर मूल संविधान क्या है। मूल संविधान में आपको बताऊं, वैसे संविधान को बोलते हैं जो शुरुआत का संविधान था जब बना था, और अभी वर्तमान में जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं वर्तमान संविधान। तो सर मूल संविधान में 8 अनुसूची था और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। तो कहता है कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें एक अनुच्छेद है 246। कौन सा अनुच्छेद? 246, जिसमें ये बताया गया जनगणना के बारे में। आइए हम आगे बात करें। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, स्वतंत्र प्राप्ति हो गया, सबको पता है कि हमारा देश जो आजाद हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। आप कमेंट में जरूर आंसर देंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सर अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम जनगणना अधिनियम जो बना उसके अंतर्गत जो 1948 में था, जो उसके बाद जनगणना को प्राथमिकता दिया गया। आगे हम अगर बात करें तो आगे हम अपनी सेशन को इसी तरह से आगे हम बढ़ाते चल रहे हैं। आप हमारी सेशन को लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। कहता है कि वर्ष 1921 में
जनगणना वर्ष को भारत का जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाविभाजक वर्ष के रूप में इसे जाना गया। ये कई बार हमारे एसएससी की एग्जाम में, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे तो एमटीएस हो, चाहे तो सीजीएल हो, अपनी लगातार पर्चे में इस क्वेश्चन ने लहराया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे साथियों। इसको डबल ट्रिपल स्टार की श्रेणी में आप रखें। आप इसे हमेशा अपने पैकेट में पास रखें। ये महाविभाजक वर्ष जो है वो 1921 कहलाता है। वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कैवीं जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं दशकीय जनगणना थी, और 2011 की जो जनगणना थी वो 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर 21वीं शताब्दी क्या है? मैं आपको बताऊं कि शताब्दी का मतलब 100 होता, और यहाँ पे लिखा हो 21वीं, एक मतलब है कि 2100 की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं हमारे प्यारे साथियों कि अभी जो चल रहा है वो 21वीं शताब्दी चल रहा है, और जब 21वीं चलेगा तो डेट चलता है 2020। अगर चलेगा 6ठी शताब्दी तो डेट चलेगा 500। आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म का जो शुरुआत हुआ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन आप डेट देखे होंगे कि डेट चलता है 500। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो 563 ईसा पूर्व में, उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। तो सर 6ठी शताब्दी थी, लेकिन डेट चला 500 से। उसी प्रकार हमारा जो अभी शताब्दी चल रहा है वो 21वीं शताब्दी चल रहा है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग 21st सेंचुरी बोलते हैं, और डेट चल रहा है 21वीं शताब्दी, लेकिन लिखते हैं 2020, 2021, 2022। इसका कहने का मतलब 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। तो सर 2025 चल रहा है, लेकिन जो शताब्दी है वो 21वीं शताब्दी है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीजें बेसिक क्लासेस है। जिस तरह से अंग्रेजी का ABCD बेसिक क्लास होता है, उसी तरह से हिस्ट्री का ये सब बेसिक क्लासेस है। आपके फाउंडेशन क्लासेस में सारे जानकारी दिए जाते हैं। अगर आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहे। आने वाले दिनों में हम बेहतरीन ढंग से बेसिक से लेकर के एडवांस तक के आपको कंसेप्ट देते रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तकलीफ ना हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम को कंडक्ट करें। अगर मैं बात करूं, कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ा के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या में से 51.47% भाग पुरुष और 48.53% भाग महिला थी। देखिए अभी भी रेशियो कितना कम है महिलाओं का, और इसका एक कारण और है हमारे प्यारे साथियों कि भ्रूण हत्या। आपने सुना होगा कि भ्रूण हत्या भी हमारा एक सामाजिक बुराइयां रहा। जो लोग होते थे वो जब उनको पता चलता था कि गर्भ में, माता के गर्भ में बेटी का निर्माण हो रहा है, बेटी पल रही है, तो भ्रूण हत्या करा दिए जाते थे। बेटी को गर्भ में ही हत्या करा दिए जाते थे। हमारी सरकार ने इस पे स्टेप लिया। इसको कदम से कदम, कंधों से कंधों मिला करके हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे देश के विद्वानों ने, हमारे समाज सेवियों ने इसको जो है रोकने प्रयास किया। बोला कि नहीं, भ्रूण हत्या करना नहीं है। और आपने कोटेशन भी सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। तो ये स्टेटमेंट का एक ही रीजन है, वो है अनएजुकेटेड पर्सन होना। जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते ने, वहाँ लगता है लोगों को कि बेटियां बोझ है। नहीं हमारे प्यारे साथियों, बेटियां बोझ नहीं है, बल्कि हमारे बोझ को उठाती है। अगर बेटियां नहीं होती हमारा इस संसार नहीं चलता, हमारे संसार का निर्माण नहीं होता। अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में देखने को मिला है कि आदर्श वाक्य क्या है सर, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर कभी सवाल पूछे कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आप एक बात और याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता, तो इसमें भी पूछे जाएंगे कि इस वर्ष जो मनाया गया 2025 का पर्यावरण दिवस जब आएगा, जब मनाए जाएंगे तो उस समय का भी एक आदर्श वाक्य होगा। जब 2024 में मनाया गया उसका एक आदर्श वाक्य है। तो आप हमारे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आगे हम बात करें, लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की जो शुरुआत होती है वो होती है 1951 में। कब होती है? 1951 में। और कहता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। आगे लिखा हुआ बहुत बेहतरीन सा सवाल है, एसएससी के कई बार इस सवाल पूछे गए पैटर्न में से एक है। 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक
एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। वो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहीं पे मैं अपनी सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।